का काम किया। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी और व्यवस्थाओं में खामियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर सरकार से कई अहम सवाल पूछे तो सख्त निर्देश भी दिए। इस दौरान अदालत ने साफ किया कि कोरोना काल में बेड, ऑक्सीजन और संसाधनों की कमी बताने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर किसी भी तरह से कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। कोर्ट ने सरकार से कहा, हम ये बहुत साफ कह देना चाहते हैं कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज करवाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये जानकारी गलत है। हम सूचना को लेकर कोई सख्ती नहीं चाहते। अगर ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेने की नौबत आई तो हम इसे कंटेम्प्ट मानेंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाता है तो सरकार ये नहीं कह सकती कि ये जानकारी गलत है। हम सूचना को लेकर कोई सख्ती नहीं चाहते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर ऐसे शिकायतों पर एक्शन लेने की नौबत आई तो एक्शन लिया जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार से फिर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा है कि क्या वैक्सीन अलॉटमेंट के लिए एक राज्य पर दूसरे राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवाल किए। ऑक्सीजन की सप्लाई पर क्या कदम उठाए गए हैं? आपको कितनी ऑक्सीजन सप्लाई की उम्मीदें हैं? गरीबों के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था है? वैक्सीन की कीमत पर कंपनी निष्पक्ष क्यों नहीं? 18 से 45 साल के बीच की कितनी आबादी है? ये 5 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई पर सवाल पूछा गया, वैक्सीनेशन पर सवाल पूछा गया, साथ ही वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल पूछा गया। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं पर सवाल पूछा। साथ ही एक सवाल निष्पक्षता पर भी पूछा गया। एटीन प्लस के वैक्सीनेशन पर संशय, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, 9 जिलों में ही वैक्सीनेशन हो सकेगा, हमारे पास कोरोना वैक्सीन नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सीरम ने 3 लाख डोज देने के लिए ही कहा है। राजस्थान को 3 करोड़ डोज की आवश्यकता है, तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 3 लाख डोज देने की बात कही है। अब केंद्र तय करे वैक्सीन की उपलब्धता। तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। राजस्थान के सिर्फ 9 जिलों में वैक्सीनेशन होगा। देखिए, 1 मई से जो वैक्सीनेशन होना था 18 साल से 45 साल की एज ग्रुप के बीच का, वो जो बेनिफिशियरी है राजस्थान के, वो 3 करोड़ 25 लाख के करीब हैं। उनको 2 डोज लगे तो 6.5 करोड़ तो वही हो गए डोज, और 10% अगर वेस्टेज को इंक्लूड करें तो हमें 7 करोड़ डोजेज चाहिए इस एज ग्रुप को दोनों डोज लगाने के लिए। हमारी सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख डोज बुकिंग करी। अभी कल हमें पता चला, वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन आया कि हम आपको 3 लाख वैक्सीन दे सकते हैं। अब आप बताइए कि इतने बड़ी संख्या है बेनिफिशरीज़ की, अब 3 लाख डोज में हम किसको लगाएं, किसको छोड़ें? ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने पहले ही कहा कि हमारे पास स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था है, बम्पर स्टॉक हमको दे दो, ताकि हम 7 लाख लोगों को पर डे हम वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी में हैं। आज हमारी साइट्स रेडी है, स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, मैन पावर तैयार है, लेकिन वैक्सीन अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम कैसे वैक्सीनेट कर पाएंगे लोगों को? अब इन 3 लाख वैक्सीन जो संभावित है आना, उसको हमने देखा है कि जो 9 शहर हैं जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमण आज की तारीख में है, वहाँ इनको बांट के, और वहाँ पहले 35 साल से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करें, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हमें वैक्सीन मिल ही नहीं रही है। तो ये हाहाकार मचेगा
तो राज्य जिम्मेदार नहीं होंगे। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भारत सरकार की जिम्मेदारी है और वैक्सीन निर्माता कंपनियों कितनी वैक्सीन बना रही है और पूरे कंट्री में इस तबके के, इस एज ग्रुप के कितने बेनिफिशियरी हैं, ये सब आंकड़े भारत सरकार को जारी करने चाहिए खुद को। सवाल है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का। वैक्सीन जितनी हमको मिलेगी, सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का बर्डन अचानक राज्य सरकार के ऊपर पड़ा है, राजस्थान के ऊपर। हमें पहले नहीं बताया। पहले बताते, मान लो प्रधानमंत्री जी, हम बजट में प्रोविजन कर लेते। विदाउट बजट प्रोविजन किसी भी राज्य सरकार को अगर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाए, जैसा राजस्थान कर रही है, तो हमारी जो प्रायोरिटीज है वो डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? हमारा बजट गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? उसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये एक्सेप्ट किया कि चलो इसका पेमेंट हम करेंगे और इतना पैसा हम खर्च करेंगे, लेकिन पैसा खर्च करने के बावजूद वैक्सीन नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे भाई? वहीं बढ़ते केस के बीच सरकार ने सख्ती के संकेत दिए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने संकेत दिए कि 1 मई से और सख्ती करनी पड़ेगी तो करेंगे, मगर हर हाल में कोरोना की चेन तोड़ी जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने फिर लोगों से अपील की कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले। तो हाथ जोड़ के राजस्थान के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी रहेगी तो शादियां तो बाद में भी हो जाएगी। ये जो प्रोटोकॉल सरकार ने तय किया है, SOP जारी की है गृह विभाग ने, उसकी पालना सुनिश्चित करें। उसकी पालना को अगर उनके आप अनुशासन तोड़ेंगे, इस संक्रमण बढ़ेगा। किसकी जिंदगी को खतरा? आपकी जिंदगी को। मास्क लगा के रहें, सरकार की SOP का पालन करें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, घर से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। अभी हमको कुछ कड़वे कदम उठाने पड़ेंगे कल 1 मई से, तो वो भी उठाएंगे। जन अनुशासन पखवाड़ा हमारा चल रहा है, 3 मई को खत्म होगा, लेकिन सरकार रोज रिव्यू कर रही है, मुख्यमंत्री अपने स्तर पर रिव्यू कर रहे हैं। अब 1 मई से अगले 15 दिन के लिए अगर और सख्त कदम उठाने पड़े इस बढ़ते हुए संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, तो भी हम उठाएंगे, लेकिन राजस्थान के लोगों को सुरक्षित रखेंगे। भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल बाबूराज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से एक मरीज की जान चली गई, जबकि प्रशासन के मुताबिक जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक को उसके परिजनों ने मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया था। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 45% था, लिहाजा उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन ना होने की बात कही, जिसकी कुछ ही देर बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। ये आपके भाई जिनकी डेथ हुई है जी, सर मेरा एम्बुलेंस को भी फोन किए थे। सबसे पहले एम्बुलेंस वाले मेरे को बरगलाते रहिए कि पहले बेडों की पूछ लो, बेड है या नहीं है। फिर मैंने ऑक्सीजन वाले को फोन किया, ऑक्सीजन वाला बोला सिलेंडर की व्यवस्था हो जाएगी। फिर मैं हॉस्पिटल लेके चला भी गया तो बेडों की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे तैसे टूटा फूटा बेड ईंटें लगा के ने एडजस्ट किया 15 नंबर बेड को। तो वहाँ पे फिर मैंने कंपाउंडर से और नर्स से बोला, मैडम उनको पेशेंट को दे दो, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत ख़राब है। तो बड़ी मुश्किल से एक कंपाउंडर आके ने एक इंजेक्शन लगा के चला गया। फिर उसके बाद मैंने कहा मैडम सिलेंडर लगवा दो, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ऑक्सीजन लगवाइए। कि ऑक्सीजन नहीं है, आप जैसे कहीं से बाजार से एडजस्ट कर लो। मैंने मैडम हम बाजार से कहाँ से एडजस्ट करेंगे, जबकि सिलेंडर बदस्तूर हॉस्पिटल में आ रहे हैं, अपने मिलने वालों को लगा रहे हैं। बाहर का पेशेंट कोई आ रहा है बेचारा सुन रहा ही नहीं है। फिर मैं सिलेंडर की व्यवस्था कर भी लाया हूँ ढूंढ ढाड़ के, तो यूँ कह रही है अब घड़ी नहीं है, घड़ी लेके आओ, ऊपर का जो किट लगती है वो नहीं है, वो लेके आओ तुम बाजार से। अब हम कहाँ से लाएंगे इतना। वहीं संसाधनों से युक्त दौसा अस्पताल में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दौसा जिला अस्पताल में अब बिस्तरों की कमी आ चुकी है। जिला अस्पताल के ऑक्सीजन युक्त सभी बिस्तर फुल हो चुके हैं, तो ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगी है। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए अब भामाशाहों से सहयोग लिया जा रहा है। दौसा के एक भामाशाह राकेश चौधरी ने 50 बिस्तर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन रेगुलेटर्स की कमी होने के चलते इन बिस्तरों पर भी ऑक्सीजन भिजवाना कठिन होगा। कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। दौसा जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ जितने भी ऑक्सीजन सप्लाई के जो बिस्तर हैं वो पूरी तरह फुल हो चुके हैं।
अब प्रशासन और अस्पताल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है कि नए बिस्तर क्रिएट किए जाएं, साथ ही जो ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, और ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ रेगुलेटर एक बड़ी समस्या बना हुआ है। हमारे साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CL मीणा हैं। सर, अस्पताल के कितने बिस्तर हैं और आगामी अब प्रॉब्लम बढ़ेगी तो क्या व्यवस्था की जा रही है? हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड 70 बेड हैं जिन पर ऑक्सीजन सप्लाई सेंटर पाइपलाइन से है। इसमें 65 फुल है और जो बगैर पॉइंट वाले हैं वहाँ हम सिलेंडर से सप्लाई कर रहे हैं। अभी हमारे पास 82% मरीज हैं आज की डेट में। अब नेक्स्ट उसमें हम 50 बेड की व्यवस्था और कर रहे हैं, और सिलेंडर हो जाएंगे और रेगुलेटर साथ में आ जाएंगे तो 50 बेड की व्यवस्था और हो जाएगी। कुछ भामास आए हैं, उन्होंने 50 बेड डोनेट करने के लिए बोला हमसे, और ना हमने भी सर से रिक्वेस्ट की क्लब साहब से कि यहाँ रेगुलेटर और सिलेंडर 100 सिलेंडर की व्यवस्था करी जाए तो व्यवस्थाएँ ठीक हो जाएंगी। 50 बिस्तर के बाद भी अपन को रेगुलेटर की एक बड़ी समस्या आएगी। सिलेंडर चाहिए 100 सिलेंडर और 100 रेगुलेटर के साथ में, फिर हमारा एडजस्टमेंट रोटेशन ठीक हो जाएगा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मरीजों के लिए, क्योंकि एक दिन में 50 सिलेंडर आते हैं तो 50 का रोटेशन नेक्स्ट डे भरने के लिए जाते हैं, तो इसलिए 100 सिलेंडर का तो व्यवस्था हो जाएगी। रेगुलेटर कितने रुपए का आता है बाजार में मिल रहा है? वैसे तो 1500-2000 की रेटें आती थी पहले तो, लेकिन अब ब्लैकमेलिंग कोई अवेलेबिलिटी के नाम ही वो नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कालाबाजारी की वजह से रेगुलेटर अवेलेबिलिटी नहीं है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। तो वहीं भरतपुर के RBM अस्पताल पर कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की हेराफेरी का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि यहां सिर्फ परिचितों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने जिला कलेक्टर समेत ADM प्रशासन और ADM सिटी अस्पताल प्रशासन से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में न्यूज़ 18 को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद आखिरकार मरीज को इंजेक्शन लगाया गया। मैंने प्रशासन से गुहार लगा लिया, SDM साहब, बीना महावर जी, सबके साथ मैंने हाथ जोड़ लिए, पर किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। सुनवाई ना होने के बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा गेम खेला है कि मेरे मरीज का इंजेक्शन उठा के किसी दूसरे मरीज को लगा दिया है। मेरे मरीज के पास तो इंजेक्शन, मेरे तो कह रहे हैं तुम्हारे मरीज को तो लगेगा ही नहीं। भाई जब 2 आपने लगा दिए तो 5 का कोर्स तो पूरा करो, मरीज मेरा है, अगर कुछ होगा तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। और मेरे सामने ही मैं ठोक के दावा करता हूँ कि मेरे सामने ही मेरे मरीज का इंजेक्शन नाम रख के दूसरे को लगाया है। इस चीज़ का स्वयं मैं गवाह हूँ। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर काफ़ी बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके वादे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि अस्पताल में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की हेराफेरी को लेकर मामला सामने आया है। एक कोरोना संक्रमित के मरीज ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि उसके मरीज को 5 इंजेक्शन स्वीकृत किए गए थे, लेकिन मरीज को सिर्फ 2 इंजेक्शन लगाए गए हैं। तो उसने कहा है कि अस्पताल प्रशासन इंजेक्शन में और ऑक्सीजन में कालाबाजारी कर रहा है। लेकिन कल भी देखा गया था कि एक अस्पताल के ही कर्मचारी को ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए सामने आया था, जिसके खिलाफ अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में FIR दर्ज कराई थी और उस कालाबाजारी के सांसों के सौदागर को पुलिस के सुपुर्द किया गया था। लेकिन अब प्रशासन ये देखने को मिल रहा है कि वादे खरे खरे किए जा रहे हैं, लेकिन मरीजों के लिए अस्पताल में समुचित व्यवस्थाएं नहीं है, बेड की कमी है, बेड नहीं है। ऑक्सीजन को लेकर प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन कल देखा गया था कि ऑक्सीजन की वजह से भी भरतपुर में 2 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन वादे बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है अस्पताल में, और मरीज दर दर की ठोकरें खाते नजर आ रहे हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर भी हमने अस्पताल प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की, तो वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। कहा कि रेमडेसिविर की इंजेक्शन की हेराफेरी नहीं हो सकती। अगर मरीज का परिजन आरोप लगा रहे हैं तो ये आरोप मिथ्या है, गलत है। इन आरोपों को PMO डॉक्टर जिज्ञासा साहनी ने बिल्कुल नकार दिया है, जबकि मरीज का परिजन कह रहा है कि उसके 5 इंजेक्शन स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 2 इंजेक्शन लगाए गए थे। 1 इंजेक्शन अस्पताल प्रशासन के किसी परिचित मरीज को लगा दिया गया था। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। सूरजगढ़ ब्लॉक में कोविड के बढ़ते केसेस के बीच वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। शुरुआत में टीका लगाने वालों की तादाद बेहद कम थी, लेकिन अब लगातार वैक्सीन लगाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ब्लॉक CMO डॉक्टर शैलेश चौरसिया के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। गौरतलब है, यहां अब तक 37,684 वैक्सीन लग चुके हैं। टीम 1 मई से देश भर में शुरू होने जा रहे टीकाकरण की तैयारी में लगी है। चिकित्सा विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं।
सूरजगढ़ ब्लॉक में आज तक 45 से 59 साल तक के 14,411 लोगों के टीके लग चुके हैं तथा 60 वर्ष से ऊपर वर्ष के लोगों में 23,273 लोगों के अभी तक टीका लग चुका है। इन दिनों आजकल टीके के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अपने महामारी फैलती जा रही है उस अपने को ज़्यादा रिस्क होता जा रहा है। इसलिए हम सभी से ये अपील करते हैं कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करें, जिससे कि अपने जीवन सुरक्षित हो सके। प्रदेश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच राजसमंद से आती खबर सुकून देने वाली है। प्रशासन की कोशिशों की बदौलत राजसमंद ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। इतना ही नहीं, यहां से अब दूसरे जिलों को ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगी है। राजसमंद के अस्पतालों में सांसों पर संकट दूर। प्रशासन का प्रयास, ऑक्सीजन भरपूर। संकट काल में राजसमंद के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पूरी तरह से दूर हो गई है। जी हां, जिला प्रशासन की कोशिशों की बदौलत राजसमंद ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। जिला प्रशासन ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए न सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांटों का अधिग्रहण कर ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि अब ऑक्सीजन को समीपवर्ती जिलों को देकर वहां के मरीजों की भी जान बचाने की कवायद शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने 2 ऑक्सीजन प्लांट्स को टेक ओवर किया, जहां से आरके अस्पताल और नाथद्वारा के गोवर्धन उप जिला अस्पताल समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। राजसमंद में बराड़ा स्थित लैंडन ऑक्सीजन प्लांट में इसमें करीब 550 से 600 सिलेंडर के बीच की क्षमता है, जिसमें हम जिले में राजसमंद जिले में आरके हॉस्पिटल, अनंता हॉस्पिटल और नाथद्वारा हॉस्पिटल को यहाँ से निरंतर सप्लाई की जा रही है। 24 घंटे हम यहाँ पर अपने आरआई और पटवारियों की टीम लगा के 8-8 घंटे की 3 पारियों में जो ये मॉनिटर करते हैं कि इन जगहों पर कहीं किसी भी कंडीशन में 24 घंटे में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आ पाए। जिले में सप्लाई के लिए ऑक्सीजन का पर्याप्त हमारे पास स्टॉक है। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। ये गर्मा गर्मी धक्का मत। चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए
जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए सभा हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सभा हर रोक दफा। आपसे ही है आपके परिवार की सारी खुशियाँ। न्यूट्रीनॉल फूड कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे मुद्दे तमाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। संक्रमण का ये दौर मानव इतिहास के सबसे कठिनतम दौर में से एक है। नजर न आने वाले कोरोना वायरस से जंग सिर्फ वही लोग नहीं लड़ रहे जो इससे संक्रमित हैं, बल्कि महामारी से वो लोग भी महाजंग लड़ रहे हैं जो संक्रमित लोगों के परिवार से हैं। जो लोग संक्रमित लोगों को अस्पताल ले जा रहे हैं, उनका हर पल साथ दे रहे हैं, उन्हें संक्रमण से मुक्ति दिलवा रहे हैं। आज हम अपने इस खास शो में महामारी से जंग के महायोद्धाओं की ही बात बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, जीत जाएंगे हम।